नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अक्षांश व देशांतर रेखा। जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हर रोज़ 2 से 3 वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशंस मिलते रहें। साथ के साथ अभी कुछ जो नई पोस्ट आती रहेंगी उन नई पोस्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इस टॉपिक को आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और अक्षांश देशांतर रेखाओं को हम अगर इंग्लिश में बोलें तो अक्षांश को बोला जाएगा लैटिट्यूड और देशांतर को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। क्योंकि कई सारे जो अपने साथी हैं वो इंग्लिश मीडियम भी हैं, तो साथ के साथ इंग्लिश के वर्ड्स भी हम यूज़ करेंगे। चलिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड पहली चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये रहेगी कि ये मानक रेखाएं होती हैं। मानक रेखाएं हैं, मीन्स इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ यहाँ पर देना चाहूँगा कि काल्पनिक है। इस चीज़ को भी आप बड़ा इम्पोर्टेंस देंगे कि काल्पनिक रेखा वो होती है जिनको कि खींचा नहीं गया है, इनकी वैल्यू मानी गई है कि ये रेखा इस स्थान से गुजरती है। चलिए, अब बात जो करनी है हमारे को वो अक्षांश और देशांतर दोनों पे करनी है। तो सबसे पहले मैं अक्षांश रेखाओं की बात कर लेता हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो अक्षांश रेखाओं, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार लगभग एक गेंद के समान है। और इस गेंद को अगर हम देखें तो ये गेंद का जो मिडल पॉइंट है 0 डिग्री। अब सबसे पहली चीज़ कि अक्षांश रेखाएं हैं कैसे, तो अक्षांश रेखाएं बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ये रेखाएं कैसी होती हैं, लेटी हुई हैं। लेटी हुई हैं, किससे किस डायरेक्शन में लेटी हुई हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि पश्चिम दिशा से शुरू होती हैं और किस दिशा तक जाती है, पूर्व दिशा तक जाती है। चलिए जी, अब आता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो सबसे बड़ी अक्षांश है 0 डिग्री। 0 डिग्री को आप नए नाम जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त। और 0 डिग्री को अगर हम कंप्लीट देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 40,096 किलोमीटर है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, तो 40,096 किलोमीटर। अब अगर हम पूरे के पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट दें तो ऊपर की ओर एक हिस्सा नीचे की ओर, ऊपर वाले हिस्से को आप बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि पृथ्वी एक गोले के रूप में है और जो गोले का आधा भाग है गोलार्ध वो ऊपर की साइड हो गया, और गोले का जो हेमिस्फेयर जो हो जाता है वो नीचे की साइड जो आएगा वो आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, मीन्स साउदर्न हेमिस्फेयर। अब हर 1 डिग्री पर हिस्से बटे हुए हैं और यहाँ तक जो टोटल हिस्से होते हैं वो होते हैं 90। यहाँ तक भी टोटल क्या हुए 90। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे 90, 90 और 1, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये रेखा अलग है। अब क्वेश्चन जो आता है वो आता है अक्षांशों की संख्या क्या है। तो अक्षांशों की संख्या 181 है। लेकिन ये अक्षांश क्या है, ये अक्षांश बिंदु पॉइंट्स हैं। अक्षांश बिंदुओं की संख्या 181 है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखा जो काउंट होंगी वो 179 होंगी, क्योंकि लास्ट वाला भी पॉइंट है और इधर ये वाला भी पॉइंट है, नॉर्दर्न पोल भी और साउदर्न पोल भी। इसके अलावा
अब क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो इम्पोर्टेंट रेखाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट रेखा आती है वो आती है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। अब जो इधर आएगी वो रेखा आएगी आपकी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब इन सभी अक्षांश रेखाओं से क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह के आते हैं वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तरी अक्षांश से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, 0 डिग्री से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, और दक्षिणी अक्षांशों से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सबसे पहली चीज हम यहाँ पर बात करते हैं 0 डिग्री की। तो 0 डिग्री को आप नाम देंगे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त। कुल जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 40,96 किलोमीटर। कई लोग से जो है इसको थोड़ा अप डाउन भी देते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो रहेगी वो रहेगी 40,096। अब इसके अलावा अब जो बात आती है वो ये आती है कि यहाँ से यहाँ तक हर एक अक्षांश पे, एक अक्षांश से दूसरे की दूरी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर फिक्स। यहाँ से यहाँ 111, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की, इस तरीके से प्रत्येक अक्षांश की अपने पहले अक्षांश से जो दूरी है वो रहेगी 111 किलोमीटर। अब भूमध्य रेखा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो और हैं, भूमध्य रेखा जो है वो कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा कुल 3 महाद्वीपों से गुजरती है। और 3 महाद्वीप जो रहेंगे एशिया, उसके बाद रहेगा अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद रहेगा दक्षिणी अमेरिका। इन 3 महाद्वीपों से भूमध्य रेखा गुजरती है। और भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले क्षेत्र जिन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वो अधिक गर्म क्षेत्र कहलाते हैं। और उन अधिक गर्म क्षेत्र को अगर आप 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर, 5 इधर 5 इधर दोनों ही ओर अगर हम देखें तो इन प्रदेशों को आप क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश, जिसके बारे में हम बाद में अलग से बात करेंगे। ये भूमध्य रेखीय प्रदेश, उत्तर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। गर्मी की ऋतु ज़्यादा लंबी होती हैं, सर्दी की ऋतु यहाँ पर कम समय की होती है। अब भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम रहेगा कांगो। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से ध्यान कर लेंगे कि कांगो जो नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में है और जायरे देश से गुजरती है, तो 2 बार काटने वाली नदी है भूमध्य रेखा को। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है वो आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि कर्क रेखा, जब सूर्य 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, भारत के मध्य, बहुत बार आ चुका क्वेश्चन कि भारत के मध्य से गुजरने वाली मानक रेखा
तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। अब कई सारे मित्र ऐसे हैं जिनको कि 8 राज्य याद नहीं होते, तो 8 राज्य कौन कौन से है वो याद कर लेंगे। राम झा के 6 पंगु मित्र, ये आपके 8 राज्य रहेंगे। राम झा के 6 पंगु मित्र। पहली जो स्टेट रहेगी वो पहली स्टेट रहेगी राजस्थान। दूसरी जो स्टेट रहेगी मध्य प्रदेश। तीसरी स्टेज आपकी जो हो जाएगी वो रहेगी झारखंड। चौथा जो स्टेट आपका रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़। इसके बाद 5वीं स्टेज रहेगी पश्चिमी बंगाल। 6ठी स्टेट आपकी है गुजरात। 7वीं जो स्टेज रहेगी मिजोरम। और 8वीं स्टेट जो रहेगी वो रहेगी त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। और 21 जून के दिन यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं और इन्हीं किरणों के कारण से इस समय पर भारत में गर्मी होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी रहेगी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को काटती है। एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि माही नदी कर्क रेखा को काटती है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड मीन्स दक्षिणी गोलार्ध पे अब हम बात करेंगे। और दक्षिणी गोलार्ध पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात हम कर लेते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे मकर रेखा। और मकर रेखा, अब हमारे पास 3 मानक रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कर्क, भूमध्य और मकर। इन तीनों से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन आता है कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजरती है, उसके बाद भूमध्य रेखा भी गुजरती है और उसके बाद जो है मकर रेखा भी इस महाद्वीप से गुजरती है। चलिए जी, अगर हम बात करें कि जो मकर रेखा है वहां पर, तो मकर रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखेंगे यहाँ से ठीक 6 महीने बाद, तो 23 दिसंबर यहाँ पर 21 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं किस पर? मकर रेखा पर। और इस समय पर यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया देश से भी गुजरती है। तो इसके कारण से उस समय पर दिसंबर के माह में ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? गर्मी का मौसम होता है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। तो लिम्पोपी नदी। लिम्पोपी नदी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है जी। तो लिम्पोपी नदी अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन दोबारा से ध्यान कर लेंगे। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली तो लिम्पोपी नदी, बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ कि कर्क रेखा को काटने वाली नदी है माही। भूमध्य रेखा को काटने वाली जो नदी है वो है कांगो। और उसके बाद मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है वो है लिम्पोपी नदी। अब इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। सबसे पहले बात कर लेते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, उसके बाद हम बात करेंगे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको आप जो नाम देते हैं वो आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। और इससे और ध्रुवों तक ये क्षेत्र वो है जहां पर जनमानस की संख्या कम है, मनुष्यों की संख्या कम है और यहाँ पर शीत ऋतु ज्यादा होती है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो टुंड्रा प्रदेश भी आ जाएंगे और यहाँ पर केवल रेंडियर और ध्रुवीय भालू जैसे ही जीव पाए जाते हैं। जीवन की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इस कारण से अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो जीवन की संभावना है वो 0 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के मध्य ज्यादा है। अगर हम बात करें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तो इसको हम कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। और अंटार्कटिक वृत्त पूर्ण रूप से समुद्री जो सतह है उसकी एक मानक रेखा मानी जाती है और ये भी स्थिति जो है
सेम ही है कि हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध का एक महाद्वीप यहाँ पर है, जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले 2 महाद्वीप हैं, वहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो पूरी तरीके से जन शून्य माना जाता है और बर्फ की परत से ढका हुआ है। तो इस तरीके से हमारी जो मानक रेखाओं की संख्या है, अक्षांश में मूल रूप से 5 रेखाएं होंगी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाओं में और अक्षांश रेखाओं में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली चीज तो हमारे को ये पता होनी चाहिए भाई, एक बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि अक्षांश और देशांतर दोनों मानक रेखाएं हैं, काल्पनिक हैं, तो इनके कोई जो है डार्कनेस नहीं है। ये नहीं है कि हाँ भाई ये पृथ्वी पर खींची गई है, नहीं, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मान्यता के लिए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं की अगर बात की जाए तो देशांतर रेखाएं जो हैं वो अब ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट मतलब उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो खींची गई है वो। अब पहले हम यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं और वो रेखा रहेगी आपके 0 डिग्री, जिसको कि आप क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। ये थी हमारी अक्षांश। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं देशांतर रेखा जो है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है और ये रेखाएं इस तरीके से चलती हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो पूरी पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की जो संख्या है, पहली चीज जो आती है देशांतर का दूसरा नाम क्या है, तो याम्योत्र। इनको याम्योत्र रेखा भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। अब याम्योत्र रेखाओं की जो संख्या है वो संख्या रहेगी 360। 0 से शुरू होकर पूरा जो एक ग्लोब है, ग्लोब को अगर हम पृथ्वी का जो है मॉडल मान लें तो पूरे के पूरे ग्लोब पर हर 1 डिग्री जो है या हर 1 डिग्री को हमने देशांतर के रूप में बांट दिया। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज, प्रधान देशांतर कौन सी है, मेन प्रधान देशांतर रेखा कौन सी है? तो प्रधान देशांतर रेखा ये आप बोलेंगे GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जहां से लिया गया है वो उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच हमारी जो है प्रधान रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर मानी जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर को हम क्या मान के चलेंगे, प्रधान जो है देशांतर रेखा मान के चलते हैं। ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच कहाँ पर है? ग्रीनविच ब्रिटेन में स्थित एक स्थान है जो लंदन के पास है और विश्व का मानक समय GMT, यहाँ पर अगर बात करें विश्व मानक समय जो लिया गया है वो GMT से या कह सकते हो ग्रीनविच रेखा से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो दिशा है, इधर जो दिशा बन जाएगी वो पूर्व दिशा होगी। इधर अगर आप आएंगे तो ये दिशा जो आएगी आपकी पश्चिम होगी, ऊपर जो होता है उत्तर होता है और नीचे की दिशा में हमारा दक्षिण होता है। अब अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो ग्रीनविच का जो मुख्य काम है वो है समय का निर्धारण करना। अक्षांश का जो मुख्य काम है वो है ट्रॉपिकल बिहाव पे जो है वर्ल्ड को बांटना। अब अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं में तो समय क्या होता जाएगा, प्लस होएगा, और अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय क्या हो जाएगा, माइनस होएगा। और यहाँ से जो आपका क्वेश्चन होता है दोस्तों वो कंफर्मेशन का क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से समय प्लस और माइनस होता है। तो चलिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो पहली बात हम जो करेंगे वो करेंगे कि देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी होती है। तो एक देशांतर रेखा जो अधिकतम दूरी रखती है, अगर न्यूनतम दूरी की बात की जाए 2 देशांतरों के बीच, 2 देशांतरों में न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो वो दूरी रहेगी 0। 0 क्यों रहेगी? क्योंकि ध्रुवों पर जाने के बाद सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाते हैं। अगर बात करेंगे कि हाँ जी अधिकतम दूरी क्या रहेगी, तो अधिकतम दूरी जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी 111.3 किलोमीटर।
क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान में रखेंगे कि 111.3 किलोमीटर अधिकतम दूरी रहती है, और अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? वो रहती है भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी है। ऊपर जाएंगे तो कम होती चली जाएगी, और ध्रुव पर जाने के बाद यही दूरी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। नीचे आएंगे तो भी कम होती हुई जा रही है, और इस ध्रुव पर भी आने के बाद यही दूरी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब यहां से लेके यहां तक जो 111.3 किलोमीटर की दूरी है, इतने में ये जो समय होगा, अगर हम पूर्व की ओर चलते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक, समय का अंतर, तो समय का अंतर जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों 4 मिनट। और ये 4 मिनट जो है, ये समय का अंतर आपको जो पूरे का पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व को बांटने के लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। अब इस 4 मिनट के बिहाफ पे मैं आपको पूरे के पूरे समय का खेल क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर समय निर्माण होता है। अगर हम देशांतर की गणना करते हैं तो देशांतर रेखाओं की संख्या मैंने आपको 360 बताई थी। एक देशांतर से दूसरे के मध्य कितना अंतर है? 4 मिनट का अंतर है। तो कुल मिनट जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 1440 मिनट। 4 मिनट का अंतर था तो 1440 मिनट। 1440 मिनट को अगर मैंने कन्वर्ट किया तो वो समय हो जाएगा 24 घंटे। और इन 24 घंटों के बिहाफ पर ही पूरे विश्व को हमने किस में बांटा हुआ है? समय जोन में बांटा हुआ, टाइम जोन में बांटा हुआ। और टाइम जोन की जो नंबरिंग है वो भी कितनी है? टाइम जोन की संख्या, टाइम जोन जो है उनकी नंबरिंग है वो 24 है। सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है, सबसे ज्यादा टाइम जोन वो रहेंगे रूस में, और रूस में कुल टाइम जोन की संख्या दोस्तों वो रहेगी 11। तो इस तरीके से अब समय को प्लस और माइनस ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ये होता है कि पूर्वी देशांतर, तो आप समय क्या कर देंगे? प्लस करते जाएंगे। जो गिवन है उससे अगर पूर्व की ओर है तो प्लस करते जाएंगे। अगर गिवन है और गिवन से पश्चिम में आता है वो देशांतर, तो आपका जो समय हो जाएगा वो माइनस होगा। और कैसे होगा? हर एक देशांतर के अकॉर्डिंग 4 मिनट में यह जो है प्लस और माइनस होता जाएगा। अब इसी में जीएमटी के बिहाफ पे हम बात करेंगे कि भारत का जो मानक समय वो किस तरीके बनाया गया है। तो भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से आगे है। आगे है तो किस तरीके है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। कि इन्होंने कहा कि भारत का जो मानक समय, भारत की प्रधान जो मानक रेखा, वो मानक रेखा मैंने यहाँ पे मान ली कि ये हमारी रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है। अब भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये कहाँ पर है? ये है जी नैनी नामक स्थान पर। नैनी कहाँ है जी? नैनी है इलाहाबाद के पास, और वो जो स्थान है वो किस में आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से लिया गया। अब ये चीज कैसे चलेगी कि 82.5 डिग्री, अगर हम यहाँ पर माने कि रात्रि के 12 बजे हुए हैं, मीन्स यहाँ पर 0 डिग्री पर अगर 12 बजे हुए हैं सुबह के, तो हमारे यहाँ पर समय कितना होगा? भारत में समय कितना होगा? तो 82 × 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 328 मिनट्स। ये तो 328 मिनट्स तो आगे हैं ही हैं। उसके बाद 1/2 को भी लेंगे, 1/2 × 4, तो यहाँ पर 2 मिनट एक्स्ट्रा और भी बढ़ गए। अब आपके पास जो आ गया वो आ गए आपके पास, आप 330 मिनट आ गए हैं। और 330 मिनट आगे को अगर मैं लिखूँ 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो कितने घंटे हो गए? 5 घंटे और 30 मिनट आ गए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है ज्ञात कर सकते हो कि भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ये चीज ध्यान रखेंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पुट किए जाते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, देखें, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में सजेशन भी जरूर दें कि आपको जो है चैप्टर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय लिया गया। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि 3 देशांतर
जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 0 डिग्री की मैं बात कर चुका हूँ, जो कहाँ पर है, लंदन के ग्रीनविच शहर के पास से गुजरती है। उसके बाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात मैं कर चुका हूँ। अब जो तीसरी देशांतर है वो है 180 डिग्री देशांतर, और 180 डिग्री देशांतर को आप बोलते हो इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो गुजरती है वो किसके समांतर है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। बेरिंग जल संधि के समांतर गुजरने वाली रेखा है 180 डिग्री देशांतर, पैरेलल चलती है बेरिंग जल संधि के। और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, एकमात्र टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा कौन सी है, तो एकमात्र टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा जो आपकी रहेगी वो रहेगी दोस्तों बेरिंग जल संधि के समांतर गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर। अब यहाँ पर मैं आपको इस चीज का, इसकी इंपॉर्टेंस और क्लियर कर देता हूँ, और अपना टॉपिक भी जो है कंप्लीट हो जाएगा कि 180 डिग्री देशांतर इस तरीके से जो है चलने वाली रेखा है कि जो मुड़ी हुई रेखा है, जो अलास्का जल संधि के पास मुड़ी हुई रेखा। और इसके अगर इधर की ओर देखा जाए, ये पूर्व की दिशा, तो पूर्व में एक दिन आगे रहता है, एक तिथि आगे रहेगी 180 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें पश्चिम में, तो एक दिन पीछे रहेगा 180 डिग्री देशांतर से, पश्चिम के देशों में एक दिन पीछे और पूर्व के देशों में एक दिन आगे रहेगा। तो इस चीज़ को आप कंफर्मेशन में रखेंगे, और जिन दोस्तों को कोई भी चीज़ में डाउट है तो वो डाउट जो है क्लियर करते रहें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते हैं। अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर एक चीज़ और बनाती हैं, वो छोटी सी जो चीज़ है मैं अलग नहीं करना चाहता, 2 मिनट का एक टॉपिक और बचता है वो और क्लियर कर लेते हैं कि जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाएं फैली हुई हैं, और अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस तरीके से फैलकर एक जाल का निर्माण कर देती हैं। और इस जाल को अगर आप देखेंगे तो इस जाल को हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे ग्रिड। बहुत बार क्वेश्चन आया अक्षांश व देशांतर का जाल, क्या कहलाता है, तो अक्षांश व देशांतर का जाल कहलाता है ग्रिड। और ग्रिड का एक हिस्सा, एक पार्ट को, किसी भी एक पार्ट को कहें तो उसे हम क्या नाम देंगे, गोरे। बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है गोरे, एसएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि गोरे क्या है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बने हुए जाल का एक छोटा हिस्सा गोरे कहलाता है। तो ये हमारा टॉपिक था अक्षांश और देशांतर रेखाएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी चीज़ों में आपको डाउट रहता है वो चीज़ें आप हमारे से क्लियर करें। धन्यवाद।